नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ पॉलिटी की क्लास के साथ जुड़ रहा हूं। हम पॉलिटी की क्लास में अध्ययन कर रहे थे कि संवैधानिक विकास क्रम का, कि कैसे संवैधानिक विकास क्रम का योगदान रहा है भारत के संविधान का निर्माण करने में। हमने आपको पहले दिन क्लास में बताया था कि जब हम संविधान के निर्माण को पढ़ते हैं, संविधान का निर्माण, जब हम संविधान के निर्माण को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें जानना होता है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, और उससे पहले हमें जानना होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संवैधानिक विकास क्रम। इतनी बात क्लियर हुई? तो हम अभी संवैधानिक विकास क्रम को ही पढ़ रहे थे और हमने 1919 के अधिनियम तक पहुंच गए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तक पहुंच गए थे। अब आगे हम चर्चा करते हैं और अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक ऐसा एक्ट बना जिसने भारतीय संविधान पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, और उस एक्ट ने देश की आजादी के बाद भी, जैसे ही देश आजाद हुआ और संविधान हमारा डेवलपिंग फेज में था, बनने के कगार पे था, बन रहा था, तो उस एक्ट ने भारत में बहुत ज्यादा शासन में बहुत ज्यादा मदद की। उस एक्ट का नाम था भारत सरकार अधिनियम। क्या नाम था? भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक। अब इस एक्ट की आधारशिला कैसे बनी, कैसे यह एक्ट आया? देखिए, यह एक्ट तब आया जब बेटा 1919 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। इसमें क्या दिए गए थे? संवैधानिक सुधार। क्या दिए गए थे? संवैधानिक सुधार। और इन संवैधानिक सुधारों में कहा गया कि 10 वर्ष के बाद इन दिए गए संवैधानिक सुधारों की क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। 10 वर्ष के बाद इन संवैधानिक सुधारों की समीक्षा की जाएगी, और 10 वर्ष के बाद एक कमीशन बना जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था? साइमन कमीशन, जो 1928 में बना। हालांकि 10 वर्ष से पहले बन गया, तभी इसका भारतीयों ने विरोध भी किया था, तो वो सब इतिहास में की चीजें हैं, वहां देखेंगे। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पे क्या हुए? गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और इन गोलमेज सम्मेलनों का जो परिणाम निकला वो निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या निकला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनका ये परिणाम निकलता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आया, पता चला? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या हुआ, क्या इसमें प्रावधान क्या क्या थे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसके प्रावधान को समझिए। इसमें पहली बार कहा गया कि भारतीय संघ बनाएंगे, भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। भारतीय संघ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, जिसमें क्या होगा? ब्रिटिश प्रांत होंगे और देसी रियासतें भी सम्मिलित होंगी। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों सम्मिलित होंगे। एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों सम्मिलित होंगे।
लेकिन यहां पर एक बात कही गई कि देशी रियासतों की स्वेच्छा है, इनको स्वायत्ता दी गई, इनको स्वेच्छा दी गई। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो भारतीय संघ का निर्माण ये लेकिन कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया उस समय, क्योंकि देशी रियासतों की वजह से अस्तित्व में नहीं आ पाया। चलिए आगे देखते हैं। आगे का बेटा एक क्रम है, कल हमने आपको बताया था द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन क्या था, इसको थोड़ा समझ लीजिए यहां पे कि प्रांत में क्या था, प्रांत में द्वैध शासन था 1919 के अधिनियम के। प्रांत में क्या था, द्वैध शासन। और द्वैध शासन का मतलब यह था जो विषय थे वो आरक्षित थे और हस्तांतरित थे। मतलब कुछ विषय ऐसे थे जिस पे, जो आरक्षित विषय थे, जिस पे कानून बनाने का अधिकार, विधि निर्माण करने का अधिकार किसका था, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद का। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे, इन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और भारतीय लोगों को था। इतनी बात समझ में आए? तो क्या किया गया, ये जो प्रांत में द्वैध शासन था, इसको क्या कर दिया गया, इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर हुआ? जो प्रांतों में द्वैध शासन चला आ रहा था, उस शासन को, द्वैध शासन को क्या किया गया, इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। एकदम क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रांत से द्वैध शासन समाप्त करके कहां ले गए, केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन लाए। अब इसमें भी क्या किया गया बेटा, इसमें भी दो चीजें की गई, विषय बनाए गए। एक तो आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। एक तो आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित है। आरक्षित विषय पर वायसराय और उसकी कार्यकारिणी का अधिकार था, कार्यकारी परिषद वो कानून बनाती थी। और इस पे कौन बनाता था, वायसराय प्लस भारतीय सदस्य। और वायसराय कभी भी इन विषयों को क्या कर सकता था, ट्रांसफर कर सकता था अपनी कार्यकारिणी परिषद के पास। मतलब कभी भी हस्तांतरित, यानी हस्तांतरित मतलब क्या है, आप बना तो सकते हो लेकिन हम कभी भी उन्हें छीन सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके कहां लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। बात समझ में आई? फिर आगे देखिए, प्रांतों में क्या दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। स्वायत्तता के प्रदान की मतलब है कि एक ऐसा शासन स्थापित किया कि प्रांत स्वेच्छा से किसी भी प्रकार का कानून का निर्माण कर सके। और वो गवर्नर के अधीन तो थे लेकिन निर्माण कर सकते थे, वहां के सदस्यों को यह अधिकार दे दिया गया। अब इसमें अगला जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है, इसमें एक बात कही गई, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। सुप्रीम कोर्ट कहां होगी, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। तो एक संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो 1937 में क्रियाशील हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया। 1937 में क्या हुआ, वो अपने कार्य को प्रारंभ कर देता है। यानी 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान था और वो संघीय न्यायालय 1937 में क्या हुआ, अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला देखिए क्या हुआ।
शक्ति का विभाजन हुआ, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन का मतलब है बेटा सूची बनाई गई, सूचियां बनी। कैसी सूचियां? विषयों की सूचियां बनी, प्रांत सूची, संघ सूची, ये सब सूचियां बनी जिस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया प्रांतों को और केंद्र को। तो यानी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हुआ यहां पर इस अधिनियम के सॉरी माध्यम से। अगला देखिए क्या है, भारतीय परिषद जो भारतीय परिषद बनाई गई थी इंग्लैंड में, जिसका भारतीय सचिव जिसका वो था, उसे क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे उसे क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। उसे समाप्त कर देंगे। और इसमें आगे एक और चीज बेटा अंतिम पर है, जो बर्मा था, बर्मा को भारत से अलग कर देंगे। देखिए जो आज का म्यांमार है वो लोअर बर्मा है, बर्मा अपर बर्मा और लोअर बर्मा था। जो लोअर बर्मा था जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, वो अलग कर दिया जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो 1935 का अधिनियम आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बात को समझिए, यहां पे ये अधिनियम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि इसने अधिनियम में लगभग भारतीय संविधान जैसा ही था, और हमने इसे कॉपी कर लिया, इससे बहुत सी चीजें अपने संविधान में ट्रांसफर कर। पहली बात, भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों सम्मिलित थे, जो हालांकि लागू नहीं हुआ। केंद्र में द्वैध शासन हुआ, प्रांत से द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, इसके तहत बर्मा को अलग कर दिया गया। ये सब बिंदु इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाकी इनके और बिंदुओं की चर्चा इतिहास जब पढ़ाया जाएगा आधुनिक भारत, तो उसमें उन एक्टों को विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा, लेकिन संवैधानिक विकास क्रम से हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहां पर आप एक चीज को समझिए, बहुत ध्यान समझिए कि हमने एक्ट खत्म कर लिए, हमने सारे एक्ट खत्म कर लिए हैं, विस्तार पूर्वक सारे एक्टों को हमने पढ़ लिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या है? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, देखिए संविधान का निर्माण प्रारंभ कैसे हुआ? बात उस समय की है जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पे था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था 1939 में। भारतीयों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता थी ब्रिटेन को, और ब्रिटेन इस चीज को समझ रहा था, भारतीय भी जानते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने उनकी मदद की थी। बदले में हमें रॉलेट एक्ट मिला, जलियांवाला बाग मिला, कुछ नहीं मिला हमें। तो हम लोग ने इस बार डिसाइड किया था कि मतलब जो हम लोग का मतलब ये जो कांग्रेस वगैरह जो हम लोग पार्टियां थी जो देश की आज़ादी में योगदान दे रही थी, और भी दल थे, इन सभी लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजों की मदद तभी करेंगे जब हमें ये संविधान देंगे। तो यहाँ पर एक क्रम है, उस क्रम को ध्यान रखिएगा। संविधान के निर्माण के लिए पहले बेटा अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ये फेल हो गया। फिर आया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन के बाद आता है वेवल योजना। क्या आता है? वेवल योजना, वेवल योजना। क्रिप्स मिशन के बाद क्या आता है? वेवल योजना। वेवल योजना के बाद क्या आता है? शिमला समझौता। क्या आएगा? शिमला समझौता। क्या आएगा? शिमला समझौता। इसके बाद क्या आएगा? कैबिनेट मिशन। और इसके बाद क्या हो जाएगा? संविधान सभा का गठन। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए। ये इसके बिंदु हैं। अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, वेवल योजना आया, शिमला समझौता आया,
कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो इन्हीं बिंदुओं पे पढ़ना है, हमें सारे बिंदु नहीं पढ़ने हैं। हम क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वो क्रिप्स मिशन वो है जिसने आधारशिला रखी संविधान के सभा की। फिर हम कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसने क्या किया था, उसने भारतीय संविधान के लिए जो संविधान सभा बनी थी वो उसके रिकमेंडेशन पे ही बनी थी। तो चलिए आप शुरू कर देते हैं इसको। देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, भारतीयों की मदद की तत्काल बड़ी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता के लिए यहां पे दो चीजें थी। देखिए, एक तो थी बेटा कांग्रेस, और दूसरे थी मुस्लिम लीग। इनका कहना था कि हमको पृथक राष्ट्र चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान। ये इस बात पे थे। इनका कहना था कि पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ नहीं, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। तो इनकी डिमांड थी कांग्रेस की हमको ये चाहिए, और लीग कह रहा था हमको पाकिस्तान चाहिए। ये दोनों सहमत ही नहीं हो पा रहे थे, तो मिशन जो आ रहे थे वो फेल हो रहे थे। कैसे फेल हो रहे थे समझिए। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इसने बहुत सी चीजें कही। क्या कही उस चीज को ध्यान से देखिए। इसने पहली बात कही, युद्ध के उपरांत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन। युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन। अब अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि किस मिशन ने सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन की बात की थी, तो कौन था, क्रिप्स मिशन था। कौन था, क्रिप्स मिशन था। आगे देखिए, प्रांतों को अपना संविधान निर्माण की आजादी दी गई। मतलब प्रांत अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं, प्रांत अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं। और अगला था भारतीय संघ की स्थापना। अब देखिए, यहां पर ना तो हमें पूर्ण स्वाधीनता मिली, ना ही मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिला। ना तो पूर्ण स्वाधीनता मिली और ना ही मुस्लिम लीग को क्या मिला, ना ही मुस्लिम लीग को क्या मिला, पाकिस्तान में। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो क्रिप्स मिशन था वो क्या हुआ, विफल हो गया। क्या हुआ, विफल हो गया। तो इसकी विफलता का कारण क्या था कि ना तो यह कांग्रेस को संतुष्ट कर पाया और ना ही यह मुस्लिम लीग को कर पाया। ना तो यह कांग्रेस को संतुष्ट कर पाया और ना ही यह मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर पाया। तो यह मिशन क्या हुआ, फेल हो गया। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई क्रिप्स मिशन। तो अगर एग्जाम में यह प्रश्न बनता है कि किसके द्वारा पहली बार क्या किया गया, किसके द्वारा पहली बार क्या किया गया, संविधान सभा के गठन की बात की गई, तो वो कौन था, वो था क्रिप्स मिशन था। वो कौन था, क्रिप्स मिशन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रिप्स मिशन जब विफल हुआ तो आगे आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कौन आया, कैबिनेट मिशन 1946। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, सत्ता का परिवर्तन ब्रिटेन में हो चुका है, लेबर पार्टी की सरकार बनी है, क्लेमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने।
इन्होंने कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने की आज़ादी है, वो स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मुद्दा और ही चल रहा था, दोनों पार्टियां ही सहमत नहीं थी, लीग और कांग्रेस। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और इस मिशन को कहा कि भाई जाओ और रास्ते तलाश करो, देखो कौन कौन से रास्ते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण हो सके। तो ये भारत आते हैं। तो यहां पे पहले जानो कैबिनेट मिशन में कौन कौन था। ये बेटा 3 सदस्यीय दल था। कितना? 3 सदस्यीय दल था। 3 सदस्य थे। कौन कौन से? पैंथिक, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे और ये तीनों सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा। अब कैबिनेट मिशन प्रावधान क्या देता है? ये दो महत्वपूर्ण बातें कहता है। इसकी सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण बातें बेटा वो थी, क्या था कि तत्काल अंतरिम सरकार का गठन करो। तत्काल अंतरिम सरकार का गठन करो। और दूसरा, संविधान सभा का गठन करो। दूसरा क्या था? संविधान सभा का गठन को। ये दो बातें कहता है कि एक तो कहता है तत्काल, तत्काल एक संविधान सभा का गठन करिए, और सॉरी तत्काल एक अंतिम सरकार का गठन करिए, और दूसरी एक संविधान सभा का भी आप गठन करिए। दो बातें कही इन्होंने। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। चलिए अब ये आगे इनके जो प्रावधान थे उन्हें जान लेते हैं। आगे इन्होंने जो प्रावधान दिए, उन प्रावधानों में इन्होंने कहा कि संविधान सभा, संविधान सभा का गठन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। मतलब जो संविधान सभा होगी वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, जो निर्वाचन की एक पद्धति है अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता सीधे तौर पे भाग नहीं लेती, वो पहले प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि उस अपने आगे का कार्यभार संभालते वो आगे चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से इसका गठन होगा, जिसमें जिसमें ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें सम्मिलित होंगी। मतलब जो ये सभा बनेगी इसमें देसी रियासतें भी शामिल होंगी और ब्रिटिश प्रांत भी शामिल होंगे, दोनों चीजें इसमें शामिल होगी। फिर आगे ये कहते हैं कि यहां पर जो सीटें होंगी, मतलब जो सदस्य होंगे या प्रतिनिधि होंगे, उनकी संख्या क्या होगी? जनसंख्या के आधार पर होगी। कैसे होगी? जनसंख्या के आधार पर। कैसे होगी? जनसंख्या के आधार पर होगी। मतलब जैसी जिसकी जनसंख्या वैसे उसके प्रतिनिधि। तो इन्होंने एक मानक बनाया। क्या बनाया? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। कि जो 10 लाख की जनसंख्या है बेटा, उस पे एक प्रतिनिधि को रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई?
फिर इन्होंने कहा, आगे का प्रावधान में ये कह रहे हैं कि जो निर्वाचन होगा उनको इन्होंने तीन तरह समुदाय में बांटा। कहा कि तीन समुदाय हैं और यही निर्वाचन में भाग लेंगे। कौन कौन से? एक तो कहा कि सामान्य, भैया सामान्य, इसमें सभी लोग आ गए। दूसरा इन्होंने कहा कि मुस्लिम, और तीसरा कहा सिख। ये तीन समुदाय बांटे गए जो वोटिंग करेंगे। सामान्य में सभी आ गए, मुस्लिम अलग हो गए और सिख अलग हो गए। तीन प्रकार के समुदायों का गठन इन्होंने कर दिया। फिर ये आगे क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन बहुत समझदार था। वो इस बात को जान रहा था कि दिक्कत कहां पर है। मुस्लिम लीग बिना पाकिस्तान के डिमांड के मानेगी नहीं, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक मार्ग तलाशा। वैकल्पिक मार्ग देखो, यहां पे पहले तो मुस्लिमों को अलग कर दिया वोटिंग में, हालांकि पहले से था, लेकिन संविधान सभा में भी अलग कर दिया इन्होंने। ठीक, संतुष्ट हुए थोड़े बहुत। आगे इन्होंने क्या कहा? आगे इन्होंने कहा कि देखो, जो क्षेत्र हैं निर्वाचन के ब्रिटिश प्रांत में, उनको हम तीन श्रेणियों में बांटेंगे। का, खा, गा, ABC, तीन श्रेणियों में बांटेंगे। और तीन श्रेणियों में ध्यान से देखो क्या खेल यहां पर हुआ। नीचे वाले गा में क्या कर दिया? असम और बंगाल। बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था। फिर कहा जो ये वाला है खा वाला, इसमें कौन होगा? पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर प्रांत, सिंध और पंजाब। अब ये बताओ, जो पाकिस्तान बना था, जो उस समय वेस्ट पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, आज तो पाकिस्तानी है वो, तो उसमें क्या था? पश्चिमोत्तर प्रांत ही तो उसमें है, सिंध है और पश्चिम पंजाब, पंजाब का बहुत सा हिस्सा उसमें है। तो यानी वो मुस्लिम बाहुल्य ही क्षेत्र तो थे। बंगाल का बहुत बड़ा भाग चला गया था, पूर्वी बंगाल, वो भी तो मुस्लिम बाहुल्य था। असम में भी मुस्लिम थे। तो और पाकिस्तान की डिमांड क्या थी, मतलब लीग की डिमांड की क्या थी? कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को एक पृथक राष्ट्र का दर्जा मिले, यही तो बात थी। तो कुछ हद तक ये संतुष्ट हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ये सब किस में आ जाएंगे? का में आ जाएंगे, वर्ग ए में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? तो कैबिनेट मिशन ने बहुत समझदारी इसका प्रयोग करते हुए यहां पर अपने प्रावधानों को बनाया, बहुत समझदारी का प्रयोग करते हुए अपने प्रावधानों को बनाया, जिससे क्या हुआ, यहां पर चीजें बहुत ही अलग हो गई और दोनों लोग इसमें संतुष्ट हुए और भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा। अगली क्लास में हम संविधान सभा का गठन कर देंगे और गठन करने के बाद हम संविधान का निर्माण कर देंगे। तो यहां तक की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आप बिल्कुल जुड़े रहिए अच्छे से, बिल्कुल आराम से हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।